मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो लिखिए अभिनव आंदोलन, अभिनव आंदोलन का प्रभाव, प्रभाव, अभिनव आंदोलन का प्रभाव। यह आंदोलन, यह आंदोलन तत्काल कोई परिणाम पैदा नहीं कर सका। यह आंदोलन तत्काल अपेक्षित परिणाम नहीं पैदा कर सका, तत्काल अपेक्षित परिणाम नहीं पैदा कर सका, क्योंकि न तो पूर्ण स्वराज मिला और न ही स्वराज, न तो पूर्ण स्वराज मिला और न ही स्वराज। गांधी, गांधी इरविन, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता से गवर्नमेंट एंड गांधी समझौता से मूवमेंट की वापसी, मूवमेंट की वापसी से आंदोलन को, आंदोलन को बस इतना इतना क्रेडिट मिला। गांधी इरविन समझौता से मूवमेंट की वापसी से आंदोलन को बस इतना क्रेडिट मिला, आंदोलन को बस इतना क्रेडिट मिला, इतना क्रेडिट मिला कि यह आंदोलन, इतना क्रेडिट मिला कि यह आंदोलन राष्ट्रवादी के रूप में, के रूप में सरकार, सरकारी स्तर पर अप्रत्यक्ष स्वीकृति प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया। यह आंदोलन राष्ट्रवादी के रूप में सरकारी स्तर पर अप्रत्यक्ष स्वीकृति प्राप्त कर लिया, अप्रत्यक्ष स्वीकृति प्राप्त कर लिया। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के विरोध के कारण, पार्टी के विरोध के कारण शीघ्र ही सरकार का रवैया बदल गया, शीघ्र सरकार का रवैया बदल गया। इस तरह से देखें तो, इस तरह से देखें तो गांधी की आंदोलन वापसी, आंदोलन वापसी रणनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से एक गलत फैसला सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, रणनीतिक रूप से एक गलत फैसला सिद्ध हुआ। स्वराज, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में गांधी के साथ असहयोग हुआ और वो विफल विफल लौटे। गांधी के साथ में असहयोग हुआ और वो विफल लौटे, विफल लौटे। गांधी के साथ में असहयोग हुआ और वो विफल लौटे। भारत में भी नया गवर्नर जनरल विलिंगटन ने दमनकारी नीति अपनाया, विलिंगटन ने दमनकारी नीति अपनाया। इस कारण नया गवर्नर जनरल विलिंगटन ने दमनकारी नीति अपनाया, इस कारण विलिंगटन ने दमनकारी नीति अपनाया, इस कारण विलिंगटन ने दमनकारी नीति अपनाया, इस कारण, इस कारण विलिंगटन ने दमनकारी नीति अपनाया। इस कारण क्या हुआ? गांधी ने दोबारा दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ किया, गांधी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, गांधी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। इसलिए लेकिन 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 तैयारी के अभाव और तेज दमन चक्र के दबाव में, तैयारी के अभाव और तेज दमन चक्र के दबाव में, तैयारी के अभाव और तेज दमन चक्र के दबाव में गांधी ने यह आंदोलन किया। तैयारी के अभाव और तेज दमन चक्र के दबाव में गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, यह आंदोलन वापस ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप देश के अंदर और कांग्रेस के भीतर भी, इसके परिणाम स्वरूप देश में और कांग्रेस के भीतर भी, देश में और कांग्रेस के भीतर भी गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न उठा, गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न उठा, गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न उठा।
युवा राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। युवा राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जिसमें जेपी लोहिया, नरेंद्र देव जैसे नेता उल्लेखनीय है। जैसे नेताओं का नाम उल्लेखनीय है, जेपी लोहिया और नरेंद्र देव जैसे नेताओं का नाम उल्लेखनीय है। जेपी लोहिया और नरेंद्र देव जैसे नेताओं का नाम उल्लेखनीय है। उसके बाद वहीं गांधी ने भी कांग्रेस की प्राथमिक सत्ता का त्याग कर दिया। वहीं गांधी ने भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता का त्याग कर दिया और सरकार दमन की कामयाबी से उत्साहित होकर जब 1935 का अधिनियम लाई 1935 का अधिनियम लाई तो 1935 का अधिनियम लाई तो वह अपने अपने सामान्य प्रावधानों के कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दबाव से बहुत हद तक मुक्त लगती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दबाव से बहुत हद तक मुक्त लगती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दबाव से बहुत हद तक मुक्त लगती है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दबाव से बहुत हद तक मुक्त लगती है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। लेकिन इस आंदोलन को पूर्णतः विफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आंदोलन यदि उद्देश्य की पूर्ति में कामयाब नहीं भी हुआ तो भी यह कहा जा सकता है कि आंदोलन यदि उद्देश्य की पूर्ति में कामयाब नहीं भी हुआ तो भी यह कहा जा सकता है कि इसने आंदोलन को अगले पड़ाव तक पहुंचा दिया। और फिर अगले पड़ाव का मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी यहां समझा रखा है ना, कि आप देखोगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच में जो अंतर है, उसी अंतर के रास्ते आप समझ सकते हो इसने आंदोलन को अगले पड़ाव तक पहुंचा दिया। और 1937 के चुनाव के परिणाम में जनता की ओर से कांग्रेस को दिए गए समर्थन 1937 के चुनाव के परिणाम में जनता की ओर से कांग्रेस को दिए गए समर्थन से यह सिद्ध हो गया, जनता के द्वारा कांग्रेस को दिए गए समर्थन से यह सिद्ध हो गया कि राष्ट्रीय आंदोलन अभी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है और कांग्रेस की शक्ति भी पहले से ज्यादा बढ़ गई। राष्ट्रीय आंदोलन पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है और कांग्रेस की शक्ति भी पहले से ज्यादा बढ़ गई। राष्ट्रीय आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और कांग्रेस की शक्ति भी पहले से ज्यादा बढ़ गई। इस तरीके से देखो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुद्दा हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को यदि कोई सवाल पूछना है अभी तक के बीच में से सवाल पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव देन यू आर मोस्ट वेलकम। यदि नहीं है तो मैं गांधी वापस क्यों ले लिए? गांधी के वापस ले लेने के पीछे के ऊपर चर्चाएं बहुत होती हैं। विपिन चंद्रा जैसे हिस्टोरियन कहते हैं कि गांधी जी इसलिए आंदोलन वापस ले लिए थे क्योंकि एक तो उनको इस बात का भरोसा था कि सरकार को हमारे आंदोलन की शक्ति का अंदाजा लग गया है और सरकार शायद हमको अब स्वराज दे देगी। और दूसरी बात यह भी है कि गांधी को यह लग रहा था कि जन आंदोलन है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जन आंदोलनों में एक बात का डर यह रहता है, यदि आंदोलन की आयु आप थोड़ी लंबी खींच देंगे और जनता का उत्साह धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा तो सरकार को ऐसे भी कोशिश करती है कि आंदोलन जब मरते हुए दिखे ना तो कोशिश करती है सरकार को मरने। ऐसा भी देखो कि भारत में सरकार के खिलाफ में किसानों का आंदोलन चल रहा है और सरकार की कोशिश यह रही कि जहां तक हो सके हम इस आंदोलन को टेस्ट करेंगे कि देखें तुम्हारे अंदर कितना पानी है। आंदोलन को टेस्ट करने का फैसला लिया गया, तुम्हारे अंदर कितना पानी है इस बात पे। तो एक तरफा आंदोलन ने तो सर्दियों का पूरा वो दौर गुजार दिया जबकि लोग घर से नहीं निकलते थे, एक तो बड़ा दौर था वो। उसके बाद फिर देखोगे कि सरकार ने दूसरी परीक्षा लिया कि जबकि सरकार ने पुलिस बल भेजकर उसको वहां से उठने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया, लेकिन वहां देखते हैं कि अचानक एक भीड़ उमड़ गई और भीड़ उमड़ जाने के कारण आंदोलन फिर अपने आप को सशक्त बनाकर पेश किया। फिर देखोगे कि अभी के दौर में सरकार
सरकार ने ये देखा कि ठीक है, इसको हम अलग अलग चैनलों से करते हैं। मीडिया कहा गया कि आप थोड़ा पीछे हटिए, ऐसा करना है। अपने तमाम प्रकार की एजेंसियों को ये कहा जा रहा है कि आप के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए। सरकार को कहा जा रहा है कि कहीं यदि आपको नजर आए तो आंदोलन वगैरह करते हुए तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे हरियाणा में देखिए लाठीचार्ज हो गया। योगी जी खुद बोले थे कि लखनऊ है, लखनऊ आने के बाद पता चलेगा। और अगली बार फिर देखा कि बीजेपी का जो ये है क्या बोलते हैं, जो उनका आईटी विंग है, कार्टून बनाया जिस कार्टून में कि घसीट के ले जा रहा है, योगी जी घसीट रहे हैं राकेश टिकैत को। ये सब चीज़ें ऐसी दिखाती है जैसे लगेगा कि हाँ, ये आंदोलन को कह रहे हैं कि ठीक है, देखें तुम्हारे अंदर कितना पानी है, और यदि पानी नहीं रहेगा तो आप धीरे धीरे कमजोर पड़ जाइएगा। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अभी के डेट में आंदोलन उतना सशक्त नहीं दिख रहा है जितना कि सशक्त तब दिख रहा था जबकि वह सर्दियों के समय में तब होकर बैठे। अब मैं हूँ या आप, हमें से कोई नहीं जानते कि आंदोलन कितना सशक्त। अभी मान लीजिए कि चुनाव होगा, चुनाव में जिस इलाके में राकेश टिकैत का प्रभाव ज़्यादा है, माना जाता है 120 विधानसभा का इलाका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, वहाँ की संख्या ज़्यादा है, यदि उस इलाके में बीजेपी की जो पार्टी है, उनकी पार्टी ने चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि राकेश टिकैत का प्रभाव कम था। और यदि वहाँ पर बीजेपी की सरकार, वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब हो गया, मान लिया जाएगा कि राकेश टिकैत का जनाधार बढ़ा। यदि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुछ जनाधार कम मिले तो हम ये मान लेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके में बीजेपी का जनाधार खिसका, तो राकेश टिकैत और किसान आंदोलन ने उनको कमजोर किया। परिणाम आना बाकी है, परिणाम हम लोग नहीं जानते, लेकिन आंदोलन से निपटने के लिए सरकारों की ये कोशिश होती है कि आंदोलनों को थोड़ा सा लिंगर कर दो। और यदि आंदोलन लिंगर होने के बाद फेल होने लगता है, तो एक बार आंदोलन फेल होता है तो फेल हो जाता है। जैसे आप देखोगे अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, अन्ना हजारे आंदोलन में जो दूसरा आंदोलन हुआ, उसके बाद अन्ना हजारे और भी दफा प्रयास किए, जैसे महाराष्ट्र में प्रयास किया, मुंबई में उन्होंने प्रयास किया, उनकी उनका पंडाल सजा और कार्यकर्ता लोग जमा हुए, लेकिन जनता ही नहीं आई। एक दफा बॉम्बे में फेल हुए, उसके बाद में फिर अन्ना हजारे सर नहीं उठा पाए। तो दोबारा दिल्ली में रामलीला मैदान से उन्हें कार्यक्रम का आयोजन करना था ममता बनर्जी के साथ मिलकर, तो पता चला कि उन्होंने समय दे दिया और समय पर वो रामलीला मैदान आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि जनता ही नहीं आई। जब जनता नहीं आई तो आंदोलन का नेता भी नहीं आए। इसलिए देखिएगा कि धीरे धीरे अन्ना हजारे खत्म, अन्ना हजारे खत्म हो गए। गांधी को भी इस बात की चिंता लगी रहती थी कि आंदोलन को चलाना है तो आंदोलन की आयु के बारे में थोड़ा विचार करते रहो, जन आंदोलन को बहुत लंबे काल तक नहीं चलाया। तो दोनों बातें थी, एक तो उनको इस बात का भरोसा था कि स्वराज मिल जाएगा, और यह भी देखिएगा कि पर्सिवल स्पीयर नाम के हिस्टोरियन ने लिखा है 1930 के दौर में पूर्ण स्वराज की मांग के साथ में आंदोलन करने का ये मतलब नहीं है कि उनको भरोसा था कि अभी आंदोलन करेंगे तो पूर्ण स्वराज मिल जाएगा। उनको इस बात का ही भरोसा था कि यदि स्वराज मिल जाए तो समझेंगे कामयाब हो गए। अब देखो कि गांधी जी 1928-29 के दौर में कह रहे हैं कि एक साल के अंदर स्वराज दे दो, नहीं तो पूर्ण स्वराज की मांग के साथ संघर्ष करें। इसका मतलब है कि 1930 के दौर में 31 के दौर में स्वराज मिल जाएगा तो 1947 हो जाएंगे और पूर्ण स्वराज की लड़ाई को अगले चरण के लिए कर दें। तो गांधी जी को लग रहा था गांधी इरविन समझौता के दौरान शायद स्वराज मिल जाएगा, और इसलिए उन्होंने कहा भी था बातचीत के दौरान कि हम लंदन जा रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत करने के लिए, तो हम बेसिकली इसलिए जा रहे हैं ताकि हम स्वराज के डिटेल की बात कर सकें। इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि स्वराज नहीं, और संभव है कि स्वराज या स्वराज से थोड़ा कम, स्वराज के आसपास से कुछ ऑफर उस समय ब्रिटेन की सरकार दे भी सकती थी, जब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि नंबर एक कि हमको साइमन कमीशन भी कह चुका है कि कम से कम प्रांतीय स्तर पर भारतीयों को सरकार बनाने दीजिए। नंबर दो, वो खुद कह चुका है कि उसका जो विरोध हुआ भारत में आता है हमारी अनुशंसा के आधार पर कानून बनाइए, भारतीयों को बुलाकर उनकी राय मशविरा सुनिए। उनको हमने बुलाया तो वो लोग भी कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं, साइमन कमीशन से आगे की बात कर रहे हैं। वो लोग भी संघीय सरकार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र में भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए, प्रांतीय सरकार तो भारतीयों को वही, केंद्रीय स्तर पर भी सरकार में भारतीयों की भागीदारी हो। यानी मोटे तौर पर साइमन कमीशन से ज़्यादा बातें कर रहे थे, ज़्यादा की मांग कर रहे थे भारतीय लोग। लेकिन उन भारतीय लोगों की सुनते हैं तो भी हमारे द्वारा उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर बनाए गए कानून की स्वीकृति भारत में नहीं है। कोई कांग्रेस आंदोलन कर रही है, आंदोलन जनसमर्थन का प्रबल, तो उनको लगा कि उसको बुलाना पड़ेगा। कांग्रेस की स्वीकृति हो गई, राष्ट्रीयता की स्वीकृति हो गई, और देश को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है इसकी स्वीकृति हो गई। तो गांधी को लग रहा था कि सरकार कुछ देगी, तो जन आंदोलन को लंबा खींचने की आशंका गांधी मन की और संभावना भी दिखने लगी। तो एक आशंका भी होती है कि लंबा नहीं खींचना चाहिए, और एक संभावना भी दिख रही है। तो उनको लगा कि बेहतर समय है, एक स्ट्रेटेजिक टाइम है, आंदोलन की वापसी कर लिया, आंदोलन की वापसी कर लिया। लेकिन बीच में जो एक बारगी से कंजर्वेटिव पार्टी की एंट्री हुई, कंजर्वेटिव पार्टी की एंट्री को गांधी ने कुछ इमेज नहीं किया, समझ कोई इमेज नहीं करेगा, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ने जो स्ट्रॉन्ग एंट्री लिया उसके कारण पूरी सरकार की धज्जी उड़ गई। और जैसे ही सरकार की धज्जी उड़ती है, सरकार का गांधी के प्रति रवैया बदल गया, सरकार ने गवर्नर जनरल चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल जो नया आया उसने दमनकारी रवैया अपना लिया। यहाँ से देखो तो अचानक ही गांधी जी इस पे बात समझ आ गई। गोलमेज सम्मेलन का मतलब यह है कि गवर्नर साइमन कमीशन ने कहा था इंग्लैंड की सरकार को कि हमारे द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर ही आप नया कानून मत बनाइए, क्योंकि कानून बना भी लेंगे तो भारत में स्वीकृति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय समाज में इस बात का बड़ा विरोध हुआ है कि आखिर इस कमीशन में भारतीय सदस्य क्यों नहीं, उनकी राय मशविरा सुने बगैर, समझे बगैर यदि कानून बनाएंगे तो स्वीकृति नहीं होगी। अतः उन लोगों की राय शुमारी करने के लिए, उनके मत को जानने के लिए उनके समाज के विभिन्न राजनीतिक प्रतिनिधियों को बुलाइए लंदन और उनसे पूछिए वो क्या चाहते, उसके बाद आप संविधान में सुधार का अधिनियम। इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पहली दफा जब भारतीय नेताओं को बुलाया गया, विभिन्न तबका के लोग थे, दलितों के नेता अलग, लिबरल पार्टी के नेता अलग, मुसलमान के अलग, हिंदू महासभा के अलग, जमींदार के अलग, महिला के अलग, कांग्रेस को भी बुलाया गया, पूंजीपतियों के ग्रुप को बुलाया गया, कांग्रेस पूंजीपति के ग्रुप टिक्की के द्वारा रिप्रेजेंटेड थे, उन्हें भेजा। विभिन्न दल के नेताओं को देखकर उनका मनोबल बढ़ गया, कोई बात नहीं, अकेली कांग्रेस नहीं आई तो क्या, उनको लगा कि इस रास्ते कांग्रेस को भी औकात बढ़ा। लेकिन आंदोलन हुआ, कांग्रेस की भागीदारी, कांग्रेस का जनाधार बहुत मजबूत दिखा, आंदोलन बहुत चल दिखा। तो सरकार को लगा कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने बुलाया है एक काम नहीं, हमें कांग्रेस को भी भागीदारी के लिए इन्वाइट करना चाहिए और आंदोलन की वापसी करना चाहिए। तो गांधी के साथ में बातचीत शुरू हुई, कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू हुई और गांधी को मना लिया गया इरविन के द्वारा आंदोलन की वापसी के लिए। और तब जब गांधी को मनाकर सरकार ने दोबारा बातचीत की शुरुआत की, उसी कहते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहला जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं, दूसरा जिसमें कि कांग्रेस शामिल हुई, कांग्रेस के नेता के रूप में गांधी गए, तो उसमें गांधी गए, लेकिन गांधी के साथ में असहयोग किया गया और इस तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 2 फेल हो। तो फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया।
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत मोटे तौर पर सरकार के दिमाग में ये बात समझ में आ गई थी कि इस अभिनव अवज्ञा आंदोलन का चूंकि हम बहुत हद तक दमन कर चुके हैं, सभी अवज्ञा आंदोलन का दमन कर चुके हैं, तो फिर हम क्यों आगे जा रहे हैं? इसलिए 1935 का अधिनियम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तय हुए ड्राफ्ट के मुताबिक बना और उसी ड्राफ्ट के मुताबिक 1935 का अधिनियम तो आया ही, उसमें एक बात यह भी तय हुई कि भारत के दलित समाज को भी हिंदू नहीं माना जाएगा, उनको भी एक अलग कम्युनिटी माना जाए और उसके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे अम्बेडकर, क्योंकि तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। गांधी जी जब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गए थे तो उस समय उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग का विरोध किया। जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एमजे मैकडॉनल्ड ने कि आप पृथक निर्वाचक मंडल की बात को मानते हैं, इसके विरोध में गांधी जी ने पुणे के इरवरा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। मैंने उसकी कहानी आपको समझाया। तो द मैटर इज ओवर ऑन दिस पॉइंट। तो अब आपके सामने में टॉपिक आता हुआ था 1935 का। 1935 का अधिनियम, वैसे 1935 का अधिनियम थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन आपके सामने में अब उसे संक्षेप में पेश किया जा सकता है क्योंकि मैं इसका पूरा बैकग्राउंड आपको पढ़ा चुका हूं। तो 35 के अधिनियम की पृष्ठभूमि 1919 का एक्ट, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एवं इसकी विफलता। इसकी विफलता मैं ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं दूंगा भाई। आपको जहां अभी टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनका क्लास करते जाइए, आप इस भरोसे मत रहिए कि नहीं पढ़ाऊंगा। आपको जहां पर टीचर पढ़ा रहे हैं वहां पढ़ते चलिए। पृष्ठभूमि की बात हो गई, उसके बाद तब प्रावधान। प्रावधान क्या है? प्रावधान यह है कि मताधिकार का विस्तार हुआ, मताधिकार और विस्तार हुआ। दूसरा क्या है? विधायी सभा सदस्यता बढ़ी, विधायी सभा की सदस्यता बढ़ी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि केंद्रीय स्तर पर वैध शासन का प्रावधान, केंद्रीय स्तर पर वैध शासन का प्रावधान। लेकिन लेकिन शर्त यह था कि संघीय संघीय व्यवस्था तब बनेगी जब आधे से ज्यादा रियासती राज्य, आधे से ज्यादा रियासती राज्य, जब आधे से ज्यादा रियासती राज्य, आधे से ज्यादा रियासती राज्य क्या करेंगे? आधे से ज्यादा रियासती राज्य इसकी सहमति देंगे, इसकी सहमति देंगे। और क्या है कि इसके तहत प्रांतीय स्तर पर भारतीय प्रतिनिधियों की सरकार बनेगी। मैंने पूरी शक्तियां भारत के हाथ में आ जाएगी, लेकिन लेकिन केंद्र की सरकार केंद्र की सरकार यानी कि गवर्नर जनरल के पास इमरजेंसी पावर होगा, इमरजेंसी पावर होगा। अगला पॉइंट है इसी के तहत यह भी तय हुआ कि संपत्ति की व्यवस्था एवं और इस शक्तियां केंद्र पर गवर्नर जनरल के पास। फिर इसके तहत केंद्र और इसी तरह गवर्नर जनरल के पास। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, इसको बाद में समझाता हूं, पहले लिख लीजिए। कांग्रेस ने इसके प्रति दोहरा रवैया अपनाया।
कांग्रेस ने इसके प्रति दोहरा रवैया अपनाया। पहला क्या है? विरोध किया, विरोध किया इस बात का कि अपर्याप्त है, इस बात का विरोध किया कि यह अपर्याप्त है, मतलब हमने जितने की अपेक्षा किया था आप उसकी तुलना में बहुत मामूली सुधार दे रहे हैं। अपर्याप्त, अपर्याप्तता का तर्क क्या होता है? तो मांग माइनस पूर्ति इक्वल टू अपर्याप्त। समझ रहे हैं? जितने की मांग थी उसकी तुलना में जो पूर्ति हुई वो बहुत मामूली है, इसलिए वो अपर्याप्त है। तब नेहरू का एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा कि यह वैसी रेल की तरह है, जिसके इंजन का नामो निशान नहीं, लेकिन लेकिन जगह जगह पर इसमें ब्रेक लगा दिया गया है, लेकिन जगह जगह पर इसमें ब्रेक लगा दिया गया, ब्रेक लगाया गया। इसमें इंजन का नामो निशान नहीं, लेकिन जगह जगह पर ब्रेक लगा दिया गया। ये तो हो गया विरोध का मामला। दूसरा क्या है? दोहरा रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? 1935 के चुनाव में उन्होंने भागीदारी किया और 1937 के चुनाव में उन्होंने भागीदारी किया और उन्होंने 1937 के चुनाव में भागीदारी किया और क्या किया? और 1937 के चुनाव में भागीदारी किया और क्या किया? और सरकार बनाई, सरकार बनाई। 35 के चुनाव में भागीदारी किया और सरकार बनाई। इतनी बात हमारी पूरी हो गई। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि इसको सही हमारा अपना कंक्लूजन क्या होगा? हमारा अपना कंक्लूजन क्या है कि नंबर एक, इसमें संघवाद संघवाद को संवैधानिक आधार मिला, संघवाद को संवैधानिक आधार मिला, जिसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन हुआ, जिसके तहत केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन, सेंट्रल एंड प्रोविंस में शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? संघवाद को संवैधानिक आधार मिला, जिसमें केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन। तो ये बात हो गई। इसके बाद संघीय न्यायपालिका का गठन, संघीय न्यायपालिका और संघीय बैंक का गठन हुआ, संघीय न्यायपालिका, संघीय बैंक आदि का गठन हुआ। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि भारतीयों की स्वराज की यात्रा एक कदम आगे बढ़ी, भारतीयों की स्वराज की यात्रा एक कदम आगे बढ़ी, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर सरकार लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार लगभग समाप्त हो गई, प्रांतीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार लगभग समाप्त। अगला पॉइंट, हालांकि सरकार ने इमरजेंसी के माध्यम से अपना नियंत्रण बनाए रखा, और रियासतों की भागीदारी की शर्त के कारण केंद्रीय स्तर पर द्वैध लागू नहीं हो सका, केंद्रीय स्तर पर द्वैध लागू नहीं हो सका, एवं केंद्र के ऊपर राज्यों के ऊपर केंद्र के अतिवादी नियंत्रण के कारण यह नियंत्रण कमजोर लगता है। राज्यों के ऊपर केंद्र के अतिवादी नियंत्रण कारण क्या हुआ? सोच लीजिए, केंद्र के अतिवादी नियंत्रण कारण संघवाद कमजोर लगता है। यह भी स्मरणीय है कि संघीय न्यायपालिका की नियुक्ति साम्राज्यवादी सरकार के द्वारा ही होना था, इसलिए इसके रास्ते संघवाद की रक्षा का विचार भी व्यवहारिक नहीं था। संघवाद की रक्षा का विचार भी व्यवहारिक नहीं था। आप लोग लिख लीजिए, पूछने का काम कल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो। अब अंतिम पॉइंट,
जो भी हो 1935 के अधिनियम ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण को भी गहराई से प्रभावित किया। अब इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे, संविधान के टॉपिक चर्चा करेंगे। जो भी टीचर संविधान पढ़ाते हैं उसके देखिएगा पेपर 2 के